आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री और इसके इनक्रेडिबल बेनिफिट्स के ऊपर कि किस तरह से ये डिफरेंट है पर्माकल्चर मोनोकल्चर की क्रॉप्स से। एक्सपी ब्लू जोन के साथ शिवा गिल हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ और हमेशा बात करते हैं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। आज जो हम पर्टिकुलरली बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि पर्माकल्चर जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना कि हमारे ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसमें 26% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का है। और उसके डिसएडवांटेजेस इस तरह से हैं कि जब हम मोनोकल्चर क्रॉप्स लगा रहे होते हैं, मोनोकल्चर क्रॉप्स वो होती हैं जो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स एक ही सॉइल पे हम दोबारा से उसको कल्टीवेट करते रहते हैं और उसको हार्वेस्ट करते रहते हैं। सो बेसिकली उससे होता ये है कि आपकी सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है उसको वो सक कर लेते हैं और आपकी ज़मीन जो है वो बैरन होती जा रही होती है। सो बेसिकली हम लोगों को इस सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली रैंडम ट्रीज जो हैं एरिया टू एरिया वेरीफाई कर रहे होते हैं और हर जगह से दूसरी जगह और हर क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट के मुताबिक उनको ऑप्ट किया जाता है और उन्हीं ऑप्शंस को आपकी क्रॉप्स के साथ जब मिक्स एंड मैच रैंडम ट्रीज का किया जाता है तो फिर आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, आपकी जो फार्मिंग है उसकी हेल्थ बेहतर होती है और सबसे ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर्स जो हैं और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कम यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि हम लोग इतने यूज्ड हो गए हैं मोनोकल्चर क्रॉप्स के कि हम लोगों ने अपनी ज़मीनों की जो पूरा मॉइस्चर है उसको लूज़ करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं वो यूज़ करने शुरू कर दिए जो कि टेक्निकली हमारी हेल्थ को बहुत इफेक्टिवली डिटोरिएट कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत अहम है समझना इस चीज़ को कि जब हम क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे होते तो हमारी सॉइल जो है वो एक तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़मीन से सारे के सारे यूज़ कर चुकी होती है। उससे हमारी क्रॉप पे तो फ़र्क पड़ता है बट उसके साथ जो हमारी लैंड्स हैं वो एक लॉन्ग रन पे लॉन्ग टर्म के ऊपर बैरन होती जा रही हैं। हम लोगों को ये ग्लोबली इशू देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्योंकि एग्रेरियन कंट्री है तो पाकिस्तान में हम लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि टेक्निकली एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है और हमारे GDP में भी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का है। एग्रेरियन होते हुए अगर हम लोग अपनी सॉइल्स जो है उसको लूज कर रहे हैं, हम लोगों ने प्रोग्राम भी आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो कि उस वक्त लैंदा पंजाब बोला जाता था वहाँ पे क्रॉप और कल्टीवेशन ब्रिटिश एरा में किस तरह से शुरू हुई थी। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी जबकि इस पूरे के पूरे रीजन को आबाद किया गया था और यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी। हम सबको लगता है और बहुत से एग्रीकल्चर के लोगों को लगता है और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन और क्रॉप्स के और एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना ये है कि शायद हम उसी स्टेज पे वापस आते जा रहे हैं रादर के हम अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू और प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हम रिवर्स गियर पे लगे हुए हैं। इसका सबसे अहम कंट्रीब्यूशन तो क्लाइमेट चेंज है बट उसके साथ साथ हमारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर एग्रीकल्चर भी हैं बिकॉज हम उसमें इनोवेशन नहीं लेके आ रहे। फिर हम ये कर रहे हैं कि एरिया टू एरिया हम लोगों ने फिक्स क्रॉप्स लगा दी हुई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हम जो मिस कर रहे होते हैं पर्माकल्चर की अहम एलिमेंट होता है जो कि 100 years ago और पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान 47 में ये प्रैक्टिस प्रॉपर प्रैक्टिकली चल रही थी और एक पॉजिटिव नंबर की जो आपकी ट्रेड थी वो इंक्रीज कर चुकी थी। दैट वाज ड्यू टू पर्माकल्चर बिकॉज जब कॉलोनी सिस्टम्स बनाए गए थे तो उन कॉलोनीज में वहाँ पे जब लोगों को पॉपुलेट किया गया था ना कैनाल बेल्ट्स के साथ साथ तो वहाँ पे उनके एनिमल्स वहीं से फीड कर रहे होते थे जो कि उनकी ग्रेजिंग थी वो ऑर्गेनिक थी और आपको ऑर्गेनिक मीट मिल रहा था, ऑर्गेनिक एग्स मिल रहे थे, ऑर्गेनिक हैंड्स मिल रहे थे और उसके साथ साथ उनका जितना भी मैन्योर था वो बेसिकली फर्टाइल कर रहा होता था नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे आपकी क्रॉप्स को। हमने जब से अपनी बैक टू बेसिक वाली जिंदगी छोड़ी है, हम लोगों ने जब से अपनी रियल टाइम प्रैक्टिशंस जो है वो छोड़ी हैं तो इन प्रैक्टिसेस को ड्रॉप करने का नुकसान ये आया है कि आप इवेल्यूएट कीजिए। अगर मैं आपको 50, 60 या 70 ईयर्स पुरानी बात से कनेक्ट कर रही हूँ कि हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कितनी थी, अब
वाटर स्कैर्सिटी के मसले हैं, अब क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, अब हमारी एयर पोल्यूशन जो है, एयर इंडेक्स चेक किया कीजिए, जो कि नॉर्मल 100 के करीब होता है हमारा। लाहौर और पंजाब का, इवन कराची का भी आपका 400 से अबव जा रहा होता है डेली। सो हम लोगों ने तो केयरलेसनेस की इंतहा है, बेहिसी की हमने ये इंतहा कर दी है कि हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। ये अहम पहलू जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे एग्रीकल्चर का है, इट इज़ डायरेक्टली लीडिंग अस टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी एक वर्ल्ड इशू बनने वाला है और तकरीबन बन चुका है। बहुत से ममालिक देखिए, उन्होंने जीएमओ फूड्स छोड़ के, जिन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बनाए थे, उन्होंने ऑर्गेनिक ईटिंग शुरू कर दी और हम लोगों ने उनकी 50 साल के बाद उनकी चीज़ें उठा के दोबारा से वो चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। उसकी वजह हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, बिकॉज हम लोगों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल इसी तरह होती हैं जब आप पर्मा कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हो और मोनोकल्चर से हट रहे होते हैं। उसमें आप लोगों ने क्रॉप्स के साथ डिफरेंट बर्ड्स, हेंस और ट्रीज जो हैं वो मिक्स करने होते हैं। ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि ट्रीज को बाउंड्री लाइंस पे किया जाता है, दरमियान में आपकी क्रॉप्स होती हैं और साथ में श्रब्स और बुशेस जो होती हैं वो बेसिकली अपने वेरी कर रहा होता है प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कि आपने बर्ड्स रखने हैं, आपने एनिमल्स रखने हैं या कुछ। वो बेसिकली एक बायोडाइवर्सिटी को आप प्रमोट कर रहे होते हैं। आपकी सारी जो चेन है वो एक नेचुरल प्रोसेस के साथ चलना शुरू हो जाती है। आपको डिफरेंट किस्म के फीड्स या कोई भी चीज़ें जो है अपने एनिमल के लिए अलग से अरेंज नहीं करनी पड़ती। सो इज़ फॉर द बर्ड्स एंड सो इज़ फॉर द क्रॉप्स, बिकॉज इन लोगों को और ये जो एक्स्ट्रा बुशेस और श्रब्स होती हैं, और इसमें हनी बीज भी शामिल हैं। बाय द वे, इतनी बिजनेस लाइन मौजूद है। हम लोग सिर्फ मॉडर्न बनने का चक्कर छोड़ दें तो हम अपनी प्रैक्टिसेस से बहुत सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और हमारी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो सकती है। हम दूर रह सकते हैं इन बीमारियों से जो इनडायरेक्टली हमें मिल रही हैं और हमें फील नहीं हो रहा। टेक्निकली वो बहुत डायरेक्ट है। आपके घर में तकरीबन 50% लोग, अगर आप 4 लोग हैं तो आपके घर के अंदर 2 लोग अभी भी डेली की मेडिकेशन यूज कर रहे हैं। ये क्यों है? आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश की? बिकॉज हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस खराब हो रही हैं। लॉन्गर रन पे हमारे फूड सिक्योरिटी के मसले आ रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर पिछले 2 साल से तकरीबन डिफरेंट तरह से एडवर्टाइज करती रहती है कि वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम आ रहे हैं। सैलाब जो है, और बारिशें हमेशा रहमत का बाइस होती है, बट सैलाब जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा जहमत का बाइस होते हैं। बट कहीं ना कहीं और कुछ एरियाज में, पर्टिकुलरली सिंध जैसे इलाकों में और साउथ पंजाब के कुछ इलाकों में, वो आपकी ज़मीन को फर्टाइल कर जाते हैं अननोइंगली। सो शायद गॉड इज स्टिल काइंड टू अस कि हमें किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को एक सर्वाइवल मिल जाता है, जहां पे एक रीजन में और एक सूबे के अंदर डिस्ट्रक्शन होती है, डेवस्टेशन होती है, दूसरी साइड पे वो किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव साइड्स पर जा जाता है। वो मैंने बताया कि वो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर को थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है और सपोर्ट कर जाता है, पर्टिकुलरली सिंध और केपीके और साउथ पंजाब के एरियाज के अंदर। और वहाँ पे ये है कि शायद किसी तरह से हमारी अभी नेचुरल डिजास्टर की मद में कहीं ना कहीं हमारी बैकअप मिल जाता है। बट वाटर स्कैर्सिटी हमारी है। हमने तो आज तक वाटर स्टोरेज और वाटर रिचार्ज को भी अपनाया नहीं है। हम उसको हमेशा प्रमोट करते हैं और पर्टिकुलरली आपके साथ प्रोग्राम करेंगे कि वाटर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। और वाटर स्टोरेज के लिए हम अगेन बताएंगे, रेन हार्वेस्टिंग पे हम ऑलरेडी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। फिर दोबारा से आपके साथ पानी बचाने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।